नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय मित्र यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को 50% करने के साथ साथ सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का संकेत भी दे दिया है। आखिर क्या है ये सेकेंडरी सैंक्शन और भारत से ट्रंप की नाराजगी के कारण क्या है? ये भारत पर दबाव डालने की कोशिश है और क्या भारत अमेरिका की वैश्विक महाशक्ति की हैसियत को देखते हुए झुकना कबूल करेगा या फिर चीन का सहयोगी बनकर इस दबाव का मुकाबला करेगा? वैसे पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़ा चीन भारत को सहयोग देगा या मौके का फायदा उठाकर भारत के बाजारों पर कब्जा करेगा? मिलेंगे इन तमाम जरूरी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये खबर तो आपने देख ही ली होगी। ये खबर हर जगह है कि ट्रंप ऑर्डर्स इंडिया टैरिफ हाइक टू 50% फॉर बाइंग रशियन ऑयल। और ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस गर्मजोशी के साथ मोदी जी ट्रंप के गले लग रहे हैं। ये अहमदाबाद का वो आयोजन है नमस्ते ट्रंप, जो बस कोरोना जब आ रहा था उसके जरा सा पहले इतना बड़ा जमावड़ा किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उनके पहले कार्यकाल में, जब अगले कार्यकाल का चुनाव आने वाला था। और हाउडी मोदी, यहां तो जाकर ह्यूस्टन में अमेरिका में नारा लगाया था मोदी जी ने, अब की बार ट्रंप सरकार। इन तस्वीरों और मौजूदा हालात को देखते हुए एक पुराना फिल्मी गाना याद आ रहा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। बहरहाल ट्रंप को प्रिय दोस्त साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या नहीं किया। उनके समर्थकों ने उनके चुनाव में जीत हो जाए इसके लिए हवन किए, यज्ञ किए। मोदी जी ने क्या क्या किया वो तो इन तस्वीरों में आपके सामने है। दोबारा राष्ट्रपति बने तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा को मीगा से जोड़ दिया, यानी इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। लेकिन ट्रंप का कलेजा तो जैसे पत्थर का है। पीएम मोदी की इन तमाम भंगिमाओं को भुलाकर भारत पर ऐसा टैरिफ लगाया जैसे कि कोई दुश्मन देश हो। क्या है टैरिफ? 7 अगस्त से तो ये लागू भी हो गया। जो पहला टैरिफ था 25% पहला टैरिफ 7 अगस्त से लागू, और दूसरा फिर कहा 25% और 27 अगस्त से लागू होगा, ये प्रभावी होगा। और फिर ये भी कह दिया कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं, सेकेंडरी टैरिफ भी लग सकते हैं। अगर सामान 7 अगस्त तक शिप हो चुका है और 5 अक्टूबर तक अमेरिका पहुंच जाता है तो उस पर यह नया टैरिफ नहीं लगेगा, ये एक बात है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने और व्यापार असंतुलन का भी आरोप लगाया है। ट्रंप का मानना है कि भारत अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि भारत का जो टैरिफ ढांचा है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ब्रिक्स जैसे समूहों का हिस्सा है जो उनके अनुसार अमेरिका विरोधी है और डॉलर की सत्ता को चुनौती देता है, यानी डी डॉलराइजेशन की कोशिश करता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर महीनों से बातचीत चल रही थी लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। तो भारत और अमेरिका का व्यापार कितना है और इस टैरिफ का क्या असर पड़ सकता है? 2024 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया है और अमेरिका से भारत ने जो आयात किया है वो कितना है? 41 अरब डॉलर। यानी निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। तो फिर भारत का जो ट्रेड सरप्लस है, जिसे हिंदी में व्यापार अधिशेष कहते हैं, वो है 45 अरब डॉलर। आप ये कह सकते हैं कि 45 अरब डॉलर की शुद्ध कमाई है। यानी अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में नुकसान हो रहा है। ट्रंप इसे असंतुलन कह रहे हैं और चाहते हैं कि असंतुलन दूर हो। उनका कहना है कि भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जो सच भी है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत ऐसा किया जाता है जो विकासशील देशों को कुछ छूट देता रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिकी कंपनियों और उत्पादों को लेकर संरक्षणवादी रवैया अपना रहे हैं जो मुक्त व्यापार की अवधारणा के खिलाफ है। बहरहाल ट्रंप का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 6 महीने के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध बंद कराने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ होने का संकेत नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक तौर पर मजबूती दे रहा है। आरोप यह भी है कि भारत की कई कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया के बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए यह घरेलू उपभोग की मजबूरी का प्रश्न नहीं है। ट्रंप ने इसी के साथ भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के संकेत दिए हैं, जो थोड़ा चिंता की बात है। क्या है यह सेकेंडरी सैंक्शन? सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों पर लगाए जाते हैं जो किसी ऐसे देश के साथ व्यापार करते हैं, जैसे रूस, जिस पर पहले से प्राइमरी सैंक्शंस हो अमेरिका के, यानी प्रतिबंध लगे हो, और आप उसके साथ व्यापार करें तो सेकेंडरी सैंक्शंस आप पर लगेंगे। यानी अमेरिका भारत को रूस के साथ व्यापार के लिए और दंडित कर सकता है। ये सैंक्शंस वित्तीय प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध और अन्य आर्थिक दबाव के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय बैंकों या कंपनियों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर किया जा सकता है। इसका प्रभाव भारत की वैश्विक व्यापार क्षमता पर पड़ सकता है। तो ट्रंप के टैरिफ की नई दरों का भारत पर क्या असर हो सकता है? भारत और अमेरिका के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 132 अरब डॉलर का था। भारत के जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी जवाहरात, और जो गहने हैं, फार्मा, दवा, ऑटो पार्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स। अब यहां देखते हैं टेक्सटाइल और ज्वेलरी। भारत अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात करता है। 50% टैरिफ से ये सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। अब फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र 10.5 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात सुरक्षित है, लेकिन मांग घटने से मार्जिन पर असर पड़ सकता है। ऑटो पार्ट्स 2.2 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स और स्टील निर्यात पर भी दबाव पड़ेगा। और जो MSMEs है, यानी जो छोटे लघु उद्योग हैं और रोजगार का प्रश्न है वहां, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे निर्यात हब में छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? इस टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 0.4 से 0.8% का नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे 1 से 1.5% भी कह रहे हैं। हालांकि हमारे देश के तमाम जो मशहूर एंकर और एंकरानियां हैं, वो हमें बताने में जुटे हैं कि इससे जो नुकसान है वो तो अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका में लोगों को महंगा सामान मिलेगा। अब इन महान आत्माओं को कौन बताए कि अगर भारत का सामान महंगा होगा तो भारत का निर्यात ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मंगाना बंद कर देंगे लोग वहां, और उसके विकल्प के रूप में दूसरे देश तैयार खड़े हैं। लेकिन अब मोदी जी की कैसे प्रशंसा ना करें, मास्टर स्ट्रोक हर चीज को बताना है, तो शायद यह भी मास्टर स्ट्रोक है। बहरहाल विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे। साथ ही भारत रूस के साथ रुपए रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करके आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव कम कर सकता है। समस्या यह है कि भारत ने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO को उतना महत्व नहीं दिया जितना G7 और G20 को दिया है, जो मूलतः विकसित देशों के संगठन है। यहां तक कि डॉलर की जगह ब्रिक्स देशों के बीच दूसरी मुद्रा में लेन देन के प्रस्ताव का भी भारत ने विरोध किया, क्योंकि ट्रंप महाशय इसके खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रति उस दौर में इस कदर झुके हुए नजर आ रहे थे कि SCO में उनकी भूमिका क्या है, इससे आप समझ सकते हैं। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन। इस संगठन की जो स्थापना है वो 15 जून 2021 को शंघाई में हुई थी, और इसके वर्तमान पूर्ण सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। 2023 से ईरान और बेलारूस भी आ गया है 2024 से। भारत इसमें 2017 से शामिल हुआ और 2018 से सक्रियता दिखा रहा है। यह विश्व की 40% आबादी और 20% GDP को कवर करता है। जाहिर है भारत के सामने एक बड़ा बाजार है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की उपस्थिति से भारत SCO में सहज नहीं रहा, और इसका नतीजा कुछ सम्मेलनों में दिखा है। 2022 में समरकंद में
सम्मेलन हुआ था तो मोदी जी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने आतंकवाद और कनेक्टिविटी पर जोर दिया। लेकिन जब 2023 में भारत का नंबर आया नई दिल्ली में तो ये वर्चुअल हो गया और अध्यक्षता भारत की थी। इसमें मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। और 2024 में आस्तान यानी कजाकिस्तान में जब सम्मेलन हुआ तो इसमें मोदी जी गए नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और 2024 में जो इस्लामाबाद में सम्मेलन हुआ, मोदी जी ने इसमें भी हिस्सा नहीं लिया। भारत का प्रतिनिधित्व फिर एस जयशंकर ने किया। अब 2025 में सम्मेलन होना है, 31 अगस्त 1 सितंबर। और खबर यह है कि मोदी जी चीन जा रहे हैं। तियानजिन में इसका सम्मेलन होगा, एससीओ का शिखर सम्मेलन। यानी प्रधानमंत्री मोदी की नीति में परिवर्तन नजर आ रहा है। जबकि 2 महीने पहले चीन पाकिस्तानी सेना के पीछे खड़ा होकर भारत से एक तरह से युद्ध लड़ रहा था। जियोपॉलिटिकल जरूरतों ने नीति में यह परिवर्तन करने को शायद मजबूर किया है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कहा था कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी दिवाली पर नजर आते हैं दुकानों पर। उन्होंने दुकानदारों का आह्वान किया था कि घाटा होने के बावजूद कसम खाइए कि विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। छोटी आंख इशारा चीन की तरफ था, लेकिन भारत के भी उत्तर पूर्व से लेकर और लद्दाख और पूरा जो हिमालयी क्षेत्र है वहां की जनता भी छोटी आंख वाली है। बोलने के पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल अब चीन की छोटी आंख वाले मोदी जी को एक राहत की उम्मीद नजर आ रहे हैं। वैसे एक दूसरा रास्ता भी था या है, वो रास्ता स्वदेशी का था। लेकिन स्वदेशी को सिर्फ एक राजनीतिक दांव के रूप में ही पिछले दिनों चला गया। लेकिन इसका जो इतिहास है वो बड़ा चमकदार है। याद कीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण दौर था और स्वदेशी एक महत्वपूर्ण नारा था। उपनिवेशवाद के मूल में दरअसल कच्चे माल और बाजार की तलाश थी। उपनिवेशवाद को इसीलिए पूंजीवाद की चरम अवस्था भी माना जाता है। यानी सामान बेचने और कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर कब्जा तक किया गया और इसी से भारत भी उपनिवेश बना। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने का ऐसा मंत्र दिया कि मैनचेस्टर यानी ब्रिटेन में जो कपड़ा मिली थी उनके चक्के धीमे पड़ गए। आजादी के बाद बहरहाल एक नई दुनिया सामने थी। नेहरू जी के नेतृत्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। आज लोग इसकी बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन सच क्या है, उस समय के भारतीय पूंजीपतियों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सड़क, पुल और बांध बनवाते। तो एक तरह से बुनियादी ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। अस्पताल और स्कूल चलाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली और निजी क्षेत्र से कहा गया कि आप उद्यम में आगे बढ़िए। यह अलग बात है कि भारतीय पूंजीपतियों ने R&D में खर्च न करके जल्द से जल्द अमीर बनने का अपना जो उनका जो कहा जाए उनकी जो लालच थी उस पर ज्यादा जोर दिया। 1991 में जब उदारीकरण के रास्ते पर चलना तय किया गया तो फिर पूरा वसुधैव कुटुंबकम हो गया। लेकिन तब राजनीतिक विरोध के चलते आरएसएस ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। इसका नाम आजकल फिर जब से चल रहा है अमेरिका से विरोध का मसला तो फिर से नजर आया है। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना 1991 में आरएसएस ने की थी। ये वही दौर था जब WTO पर साइन हो रहा था, यानी वर्ल्ड जो ट्रेड विश्व व्यापार संगठन का जब निर्माण हुआ था उस समय। इसने खुलकर विदेशी निवेश का विरोध किया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को विदेशी एजेंट तक बोला। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और देश की हालत संभालने में जुटे हुए थे। बीजेपी नेता इसके सुर में सुर मिलाते थे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी कुछ वर्षों बाद तो यह मंच अचानक गायब हो गया। हद तो यह है कि वाजपेयी सरकार में बाकायदा एक विनिवेश मंत्रालय बना और सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का रिकॉर्ड बना दिया। तो क्या स्वदेशी जागरण मंच सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बनाया गया था? वैसे आज भी है और जरूरत के हिसाब से अभी जैसे उसके बयान आने लगे हैं ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच। लेकिन भारत को जब सचमुच स्वदेशी की जरूरत थी, उसके लिए जो चाहिए था कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत मजबूती से हो, मेक इंडिया वाकई बने, तो ये सब नारे रह गए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखना जरूरी है, लेकिन क्या ये आज विश्व से कटकर हो सकता है? रहना तो इसी बाजार में है। जब पीएम मोदी छोटी आंख वाले गणेश जी पर तंग
तंज कस रहे थे तो वो भूल गए कि उनके राज में ही चीन से भारत का आयात 100 अरब डॉलर हो चुका है, जबकि सीमा पर तनाव भी है। ऐसे ही मौके पर वो शख्स सबसे ज्यादा याद आता है जिसे पीएम मोदी गाली देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। पहचान तो आप जाएंगे ही। तस्वीर ये रही। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की नीति ने भारत को शीत युद्ध के दिनों में दोनों महाशक्तियों से अलग रखा था। आज के दौर में जब वैश्विक ध्रुवीकरण फिर से बढ़ रहा है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बढ़ गई। अमेरिका के दबाव का जवाब चीन के दबाव में जाना नहीं है। भारत को उत्पादन क्षेत्र में और रिसर्च में ज्यादा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, सत्ताधारी पार्टी को सांप्रदायिक राजनीति से तौबा करनी होगी, जो भारत को भावनात्मक रूप से विभाजित करती है। अमेरिका से लेकर चीन तक के मुकाबले सर उठाकर भारत तभी खड़ा हो सकता है जब भारत का हर नागरिक सर उठाकर खड़ा हो, चाहे उसकी जाति, चाहे उसका धर्म, चाहे उसका क्षेत्र, चाहे उसकी नस्ल, कुछ भी हो। सरकार ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.